नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट JRF TGT फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और साथ ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान सभी विषयों को अध्ययन करते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रथम पेपर TA मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। उसमें समझ या फिर जो शिक्षण का जो दूसरा स्तर होता है, बोध, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका दूसरा नाम है यहाँ पर समझ स्तर। उसको आज हम देखने वाले हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है, इसके प्रतिपादक हैं मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन टीचिंग मॉडल। शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। मतलब कल जो हम लोग जो पढ़े थे स्मृति स्तर, उसमें क्या होता है, किसी भी बच्चों को रट्टा मरवाया जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे ज़्यादा तर्क नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको रट्टा मार के याद करवाया जाता है। जैसे LKG UKG पहला दूसरा तीसरा क्लास बच्चों को याद कराया जाता है। उससे थोड़ा ये ऊपर स्तर का है, बौद्ध स्तर। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी ज्ञान विकसित होने लगती है, समझ विकसित होने लगती है और समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। इस स्तर पर पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने का प्रयास किया जाता है। कैसे समझने का प्रयास किया जाता है? इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक होता है। अतः इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। कहने का मतलब है, ना केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से समझाया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार में उपयोग होने वाली तथ्यों से भी इसमें अवगत कराया जाता है। इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर बल दिया जाता है। मतलब संपूर्ण बोध का नॉलेज या फिर अंग को विकसित किया जाता है, जिससे छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसे समझ सके तथा उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर शिक्षण की हो चुका हो। इसके बिना बौद्ध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं बौद्ध स्तर का जो विकास जो होगा वो स्मृति स्तर से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है, अगर हम दौड़ना सीखेंगे तो उससे पहले हमको चलना सीखना होगा, तब जाके हम बेहतर तरीके से दौड़ पाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि बौद्ध स्तर को समझने के लिए हम सभी को स्मृति स्तर को बेहतर तरीके से करके या सीख के रहना होगा, तभी जाकर होने की संभावना रहती है। इसके बिना बौद्ध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से स्मृति स्तर में केवल टीचर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, वहीं जो स्मृति स्तर रहता है, जो चिंतन स्तर जो रहता है, जो समझ स्तर रहता है, जो बोध स्तर जो है पॉइंट 2 में, उसमें क्या होता है कि दोनों को बेहतर तरीके से सक्रिय रहना पड़ता है। अब बौद्ध स्तर के मॉडल में कौन कौन से आते हैं, इसको देखते हैं। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 चरणों में प्रस्तुत किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला जो इनका आता है वो आता है उद्देश्य। उद्देश्य जिसे एम भी कह सकते हैं। इसमें कहते हैं कि मॉरिसन के प्रतिपादन का उद्देश्य बौद्ध स्तर पर शिक्षण कार्य पूर्ण करना, मतलब कार्य को पूरा करना। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रहने पर ही बल नहीं दिया जाता, अपितु पाठ्य वस्तु की समझ पर भी अधिक बल दिया जाता है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों
आदि की पूरी समझ विकसित करना होता है। करने का मतलब है यही एक लेवल होता है जिसके माध्यम से आगे और पीछे की बैलेंस को बना के रखता है। कहने का मतलब है स्मृति स्तर और जो तीसरा जो इसका स्तर रहता है उसको बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करता है। दूसरा इसी का बिंदु है संरचना, मतलब स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में विभाजित किया है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। इन 5 सोपानों का अनुसरण करने में बौद्ध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है। इसमें अगला बिंदु दिया है, इन 5 सोपानों का क्रम इस प्रकार है। कहते हैं अन्वेषण मतलब खोज, एक्सप्लोरेशन। इस सोपान में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे पूर्व व्यवहार भी कहते हैं, मतलब प्रश्न पूछी जाती है, साथ ही उसके प्रयोग भी किए जाते हैं। शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया करता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होता है कि पाठ्य वस्तु का क्रम वैज्ञानिक दृष्टि से वैध होना चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करता है कि नवीन पाठ्य वस्तु की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। दूसरा बिंदु कहता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुत वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। क्या रहता है? शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है और उसे प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 क्रियाएं करनी पड़ती है। पहला, शिक्षक को नवीन पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान भी करता रहता है। नवीन पाठ्य वस्तु का उन्हें बोध हुआ अथवा नहीं, कक्षा के कितने छात्र पाठ्य वस्तु को समझ सके हैं या नहीं समझ सके हैं, उसको भलीभांति ध्यान में रखना होता है। निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जानी चाहिए जब तक अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप में ना समझ ले। नवीन पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति कक्षा से 3 बार की जा सकती है। कितनी? 3 बार। अब अनुकूलन, एडमिटेशन। एडमिटेशन क्या होता है? जब छात्र प्रस्तुतिकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले तब उन्हें अनुकूल एडेप्टेशन की ओर अग्रसर करनी चाहिए। अनुकूलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, मतलब क्या क्या होने चाहिए, उनकी क्या फीचर होनी चाहिए, उस चीज़ को दिखाता है। अनुकूल पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देता है, मतलब पाठ्य वस्तु पर काफ़ी जोर दिया जाता है। अनुकूलन के समय छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता है। अनुकूलन के समय छात्रों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में स्वयं अधिक समय कार्य करना पड़ता है। अनुकूलन के अधिकांश गृह कार्य दिए जाते हैं ताकि अनुकूलन के क्रम और विकास को समझा जा सके। अनुकूलन के समय छात्र और अधिक शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को निर्देश देना और उनकी क्रियाओं को पर्यवेक्षण करना होता है, उसको जांच करना होता है। अब चौथा बिंदु इसका होता है व्यवस्था, सिस्टम। बेहतर तरीके से इसका व्यवस्था होनी चाहिए। जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में सफल हो जाता है तब अनुकूलन का कालांश समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र व्यवस्था कालांश अथवा वर्णन कालांश में प्रवेश करता है, मतलब वर्णन करता है अब उस विषय के बारे में। यह पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि छात्र अनुकूलन के बाद व्यवस्था की ओर अथवा वर्णन की ओर अग्रसर हो। मॉरिसन के व्यवस्था कालांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्यवस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से है। करने का मतलब है एक बार हम किताब की भाषा में पढ़ने के बाद हम उस चीज़ को अपनी भाषा में जब तक व्यक्त नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उस हमारे अनुकूल भली बातें नहीं बैठ पाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर मॉरिसन बताना चाहते हैं। अतः व्यवस्था सोपान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्यवस्तु की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुत कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगला बिंदु है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। कहते हैं वर्णन कालांश। डिस्क्रिप्शन पीरियड में प्रत्येक छात्र मौखिक रूप में प्रस्तुत पाठ्यवस्तु को शिक्षक अथवा अपनी साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है।
वह सीखे हुए विषय को सारांश के रूप में भी प्रस्तुत करता है। मॉरिसन के स्वामित्व वर्णन की योजना के अनुसार इससे प्रत्येक दिन का वर्णन कालांश में होता है। वर्णन स्तर को लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। वो जो 5 बिंदु हमने देखा, अब उसी का बौद्ध स्तर का ही तीसरा बिंदु देखते हैं, सामाजिक प्रणाली। ठीक है, इसमें कहता है कि सोशल सिस्टम क्या होता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में सामाजिक प्रणाली स्मृति स्तर के समान होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, परंतु अनुकूलन कालांश में सामाजिक प्रणाली बदल जाती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। इसमें निर्देश दिया देता है और छात्र की स्वतः अभिप्रेरणा मोटिवेशनल अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब मोटिवेशनल समय समय पर टीचर देते रहते हैं, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरण देता है। इस प्रकार बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। चौथा बिंदु है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। बौद्ध स्तर के शिक्षण में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इवैल्यूएशन मतलब उसको जांचना। अनुकूलन में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए अनुकूलन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक होता है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वर्णन में मौखिक परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार बौद्ध स्तर के शिक्षण के विभिन्न सोपानों के अनुसरण में मूल्यांकन को ही आधार माना जाता है। मतलब बौद्ध स्तर में मूल्यांकन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं को प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षण में पाठ्यवस्तु के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, क्या क्या अनिवार्य है, इस चीज़ को देखते हैं। कहता है स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बौद्ध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाए। मतलब जब तक बौद्ध स्तर भली भांति याद ना हो तब तक हम जो हैं वो स्मृति स्तर में हो जाएगा, तभी हम बौद्ध स्तर में इसको प्रवेश दिया जाएगा। बौद्ध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाए। मतलब बेहतर तरीके से उसका अनुसरण किया जाए। बौद्ध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रविष्ट किया जाए, मतलब प्रवेश दिया जाए। जिस प्रकार से हम पहला क्लास पास करते हैं तब जाके दूसरा क्लास में एडमिशन मिलता है, दाखिला मिलता है, उसी प्रकार इसमें भी। उदाहरण के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही अनुकूल कालांश में प्रवेश कराने की अनुमति दी जाए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा देनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के अधिकांश स्तर को उठाने की भी प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति लगन हो सके। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान में भी ज्ञात रखना चाहिए। अगला जो आता है विचारात्मक या चिंतन स्तर, जिसको कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं हंट, जो इसका मतलब विचार का स्तर का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। रिफ्लेक्टिव लेवल, ये प्रतिपादन क्या है, हंट्स टीचिंग मॉडल्स के माध्यम से नाम दिया गया है। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों को शिक्षण निहित होता है। इसको कहते हैं हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को एक बार बता दिया जाता है, बाकी उसका तर्क शक्ति सोचने की विधि को आगे बढ़ाया जाता है। यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है। क्या है? यह उसका सर्वोत्तम स्तर है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा और विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार और तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध व सृजन को महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्रों स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील और सक्रिय छात्र बनाते हैं। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है
और सृजन क्षमताओं के विकास में सहायता होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति स्तर बोध के स्तर में निहित है, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब चिंतन स्तर पर यह विचारात्मक स्तर का मॉडल क्या क्या है। अब इसमें कहते हैं हंट कि चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तन माना जाता है किसको, हंट को। क्वेश्चन यहाँ से मिलान के लिए आता है दोस्तों, इसलिए हम इस शिक्षण स्तर के प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के रूप में भी इसका अध्ययन सोपानों के माध्यम से किया। इसमें उद्देश्य रहता है समस्या समाधान की क्षमताओं को छात्रों में विकास करना, छात्रों और आलोचकों तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्रों की मौलिक और स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास करना इसमें दिया जाता है। संरचना, चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। किस पर, प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। समस्या दो प्रकार होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक, एक पर्सनल और एक सोशलिस्ट। तो व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रमुख रूप से दो आयामों का अनुसरण किया जाता है, डीवी समस्या परिस्थिति एवं कार्ल लेवी समस्या। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला है डीवी समस्या। परिस्थितियाँ क्या होती है, डीवी की समस्यात्मक समस्या को निम्न दो परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला, व्यक्ति को उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं दिखाई देती है, इसमें तथ्य रहित परिस्थितियाँ कहते हैं। ऐसी में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं तब उसे तनाव आ जाता है, इसलिए वह उस बाधाओं को विजय पाने के लिए समाधान की समस्याओं में सोचता है और इस समय उस प्रकार के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसको समाधान ढूंढने के लिए हम अग्रसर होते हैं। जब व्यक्ति को दो लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं तब उसके सामने यह समस्या होती है कि किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इस दो नोक वाली पथ परिस्थितियाँ कहा जाता है। कहने का मतलब है एक साथ दो रास्ता जाता है और जिसमें दोनों समस्या हमको एक साथ समाधान करना है, तो इसको हम लोग दो नोक वाली पथ परिस्थिति कहा जाता है। दो समान आकर्षित करने वाली लक्ष्यों की परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति हो जाती है कि वह उसमें किस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही लक्ष्य दो मार्गों में प्राप्त किया जा सकता है और दोनों ही मार्ग सुगम होते हैं। यहाँ व्यक्ति किस मार्ग का अनुसरण करे या तनाव की स्थिति हो जाती है और समस्यात्मक परिस्थितियाँ हो जाती है। जैसे है ना, हम लोग 9th क्लास में एक इंग्लिश का चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर दो रास्ता जाती है, दोनों ही रास्ता समान दिखाई देती है और वहाँ पर जो कवि रहते हैं उस चीज़ को किस रास्ता में जाने का रहता है उस चीज़ को उसके सामने समस्या बनी हुई रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी रहता है। दूसरा बिंदु कहता है कार्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। कार्ट लेविन का विचार है कि व्यक्ति का कोई लेन देन लक्ष्य होता है जिससे उसका व्यवहार नियंत्रित करता है। अब आता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन क्षेत्र होता है। क्या होता है, जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति तनाव और उत्पन्न करती है, इससे समस्यात्मक परिस्थिति बन जाती है। तीसरा बिंदु कहता है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली स्मृति तथा बोध स्तर से बिल्कुल भिन्न होती है। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है, सीखने की परिस्थितियां अधिक आलोचनात्मक होती है। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः अभिप्रेरणा का अधिक महत्व होता है। छात्र समस्या के प्रति जितना अधिक संवेदनशील होगा उतना ही उसके मौलिक चिंतन का अधिक विकास होगा। मतलब जितनी सोचने की क्षमता बढ़ेगी उसका जो मौलिक जो ज्ञान है वो उतना ही अधिक हो जाएगा। शिक्षक का कार्य उनके आकांक्षा स्तर को उठाना है। आकांक्षा स्तर ऊंचा होने पर ही उनकी आत्मिक उच्चता अधिक होगी। इस स्तर पर सामाजिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। छात्र में अध्ययन के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न होगा। चिंतन स्तर पर शिक्षक का गौण होता है। शिक्षण के लिए वाद विवाद और सेमिनार आदि विधियां अधिक प्रभावशाली होती है। मतलब जब तक हम लोग सेमिनार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को कम ज्ञान मिलने की संभावना बनी रहती है। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन का तरीका। कहते हैं चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिपादन का मूल्यांकन करना कठिन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पादन के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है। इस स्तर की परीक्षा की व्यवस्था को करते समय निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए।
छात्रों की अभिवृत्ति तथा विश्वासों का मापन किया जाए। अधिगम की क्रियाओं में छात्रों की तल्लीनता की भी जांच की जाती है कि आप कितने अध्ययन से उस चीज़ को अध्ययन करते हैं, इसका भी जांच की जाती है। छात्रों की समस्या समाधान प्रवृत्ति का भी मापन किया जाता है। छात्रों की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं को के विकास का भी मूल्यांकन किया जाए। चिंतन स्तर के मूल्यांकन के शिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है। छात्रों की इन क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। चिंतन स्तर के विभिन्न के लिए सुझाव, मतलब क्या क्या इसमें जरूरी है। चिंतन स्तर पर शिक्षण के निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपानों का अनुसरण किया जाए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो। उनमें सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशीलता होनी चाहिए, मतलब जो खोज करते हैं उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। छात्र को समस्याओं के प्रति तथा अपने विषय वस्तु के संबंध में अधिक संवेदनशील होनी चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रात्मक होना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की हमसे कोई छोटी सी वीडियो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम इतना भी रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही हम और भी बेहतर वीडियो आपके सामने लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।